नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला। हमको पता है कि एक पैराबोला जिसकी इक्वेशन हमने मानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उस पर तीन तरह की लाइन्स हो सकती हैं। एक जो उसको टच करके जाएगी, दूसरी जो उसको दो रियल पॉइंट्स पे कट करेगी, और तीसरी जो उसको टच या कट नहीं करेगी। जो टच करेगी वो टेंजेंट है, जो दो पॉइंट पे कट करेगी वो कॉर्ड या फिर सीकेंट है, और जो नहीं टच करेगी वो एंटी एनएस है, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। ठीक है, मैंने माना कि लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू mx प्लस सी है, तो हमने इस लाइन और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। ये आया, यहाँ से हमको एक कोऑर्डिनेट मिलेगी x में। अगर यहाँ पे x की सॉल्यूशन की हम बात करें, तो अगर उसके दो अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं, मतलब d उसका पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिलेगा कि वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा था, मतलब वो क्या होगा, सीकेंट होगा, है ना। यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने की कंडीशन आएगी वो a इज़ ग्रेटर देन mc आएगी। दूसरी बात, अगर इसके इक्वल रूट्स हो जाते हैं, मतलब d इज इक्वल टू 0, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा और वो क्या होगा, टेंजेंट होगा उस पैराबोला पे। नेक्स्ट, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन मीन्स d नेगेटिव है इसका, अगर वो नेगेटिव तो हमारा एंटी एन एस होगा, मतलब नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड, मतलब बाहर वाली लाइन, ये येलो लाइन की बात हो रही है। और इस केस में a इज़ लेस देन mc आता है। टेंजेंसी की कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू mc। अगर वो सीकेंट होगी या कॉर्ड होगी तो a इज़ ग्रेटर देन mc, एंड अगर वो एंटी एन एस है तो a इज़ लेस देन mc, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। किसी पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और ये ऑलरेडी मैं सर्कल में कवर कर चुका हूँ कि अगर कोई पैराबोला की इक्वेशन किस तरह की भी है, हमें t इज इक्वल टू 0 से वो टेंजेंट का इक्वेशन मिल सकता है अगर वो जो पॉइंट है x1 y1 वो हमारे पैराबोला पे लाई कर रहा है। अगर वो पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो हमको t इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल सकती है। t कैसे निकालते हैं वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, 2xy को xy1 प्लस yx1 से, और 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से, और कांस्टेंट को एज इट इज़ रखते हैं। ये सब रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलती है उस ओरिजिनल इक्वेशन में, वो हमें क्या मिलती है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, जहाँ पे x1 y1 उस पैराबोला पे लाई करेगी। अगर हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला लेते हैं और उस पर कोई पॉइंट x1 y1 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर को हमने क्या रिप्लेस किया, y1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x अलग कर दिया और 2a अलग कर दिया। 2x को हमने लिख दिया x प्लस x1, जो x1 है वो क्या है, उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट्स हैं, p t ऐसे लिखते हैं, या फिर p का कोऑर्डिनेट a² 2at इस तरह से होगा। तो हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिलेगी, सबसे पहले हमने अभी सीखा है t इज इक्वल टू 0 से कैसे निकालते हैं। तो हमने अप्लाई किया और हमने जो x1 y1 रखा था उसकी जगह पे at² और 2at रख दिया, तो हमें इक्वेशन मिली ये वाली, टी वाई इज इक्वल टू x प्लस at²। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो जो स्लोप है इसका टेंजेंट का वो क्या होगा, y इज इक्वल टू mx होता है ना, वहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1/t स्लोप आएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि t की वैल्यू 1/m है या फिर m की वैल्यू 1/t है इन द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। उसके बाद अगर हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन की बात करें, स्लोप फॉर्म में जहाँ पे m आएगा हमारे इक्वेशन में इंस्टेड ऑफ t, तो हमको क्या रिप्लेस करना है, m इज इक्वल टू 1/t, जो अभी देखा वो रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, इसी इक्वेशन में चेंज करने पे y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। अभी लास्ट में हमने पढ़ा था यहाँ पे a इज इक्वल टू mc मीन्स c इज इक्वल टू क्या हो गया, a/m, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। c इज इक्वल टू a/m, y इज इक्वल टू mx प्लस c में मैंने c की वैल्यू a/m रख दी है, तो हमको टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई m के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ये चीज़ मैं सर्कल में भी कवर कर चुका हूँ कि अगर ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हुआ, जैसे हमने ये देखा है एक स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, अगर ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हुआ तो कुछ भी नहीं करना, हमें उसको स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखना है। मीन्स जैसे ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल x है। अगर ऐसा है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा देख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में है तो हमने अब इस फॉर्मूले में स्मॉल y और स्मॉल x के जगह पे कैपिटल Y और कैपिटल X यूज़ करना है। मतलब कैपिटल Y क्या था, y माइनस के, और कैपिटल X क्या था, x माइनस h।
तो जो फॉर्मूला था एज इट इज़ वही फॉर्मूला यूज़ होगा नॉन स्टैंडर्ड वाले में भी। हमने y की जगह पे कैपिटल Y प्लेस कर दिया, मीन्स y माइनस के, और कैपिटल X यहाँ पे प्लेस कर दिया, दैट इज x माइनस एच। हमने कोई भी फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए पढ़ा है वो नॉन स्टैंडर्ड में भी यूज़ हो सकता है। बस हमें चेंज क्या करना है, y को कैपिटल Y दैट इज़ y माइनस के, और x को कैपिटल X दैट इज़ x माइनस एच से रिप्लेस कर देना होता है। बाकी एज इट इज़ हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें 4 टाइप के पैराबोला पता है हमें, है ना, उन चारों के लिए अगर टेंजेंट्स की इक्वेशन देखा जाए तो किस तरह से होंगी ये देखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पी टी फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला। किसी भी पॉइंट टी पर अगर हमको पैराबोला पे टेंजेंट खींचनी है तो उसकी इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद होना चाहिए। सबसे पहले वाई स्क्वायर इज 4ax है अगर, और उस पर एक पॉइंट 80 स्क्वायर 280 है, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, अभी पढ़ चुके। और अगर हमने m के फॉर्म में लिखा तो ये इक्वेशन होती है। सिमिलरली अभी हमने देखा था कि m की वैल्यू को 1/t लिखते हैं, राइट। तो अगर 80 स्क्वायर 280 हमारा पॉइंट है t के फॉर्म में, तो वही पॉइंट अगर m के फॉर्म में लिखना है, t की वैल्यू 1/m रख दो, तो यहाँ पे a/m स्क्वायर 2a/m आ जाएगा। उसी तरह से बाकी पैराबोलास के लिए भी हम लोग सेम करेंगे, बस इसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स अलग होते हैं, पता होना चाहिए। -80 स्क्वायर 280, यहाँ पे 280 80 स्क्वायर, 280 -80 स्क्वायर, ये हैं पैरामेट्रिक पॉइंट्स किसी भी अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए। ये तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उनमें इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है देख लो ज़रा। यहाँ पे टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर है, यहाँ पे वही चीज़ माइनस में हो गई क्योंकि ये माइनस वाला पैराबोला है, उल्टा वाला। सिमिलरली अगर मैंने एक्स स्क्वायर इज 4ay में किया तो एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे टी एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, ऐसे याद रखो। और वही चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ था कि प्लस का माइनस हो गया था, वैसे यहाँ पे भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ऐसे याद रखने के लिए। उसी तरह से अगर मैंने t इज इक्वल टू 1/m यहाँ पे पुट कर दिया तो हमको नए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गए, और उसी तरह से हमने t की वैल्यू 1/m पुट करी तो हमें नई इक्वेशन भी मिलेगी m के फॉर्म में। ये सब चीज़ें दोनों ही डायरेक्टली याद हो जाएंगी अगर एक याद है तो, क्योंकि हमें पता है कि t इज इक्वल टू 1/m होता है, और वही सिर्फ और सिर्फ वही चेंज करना है, चाहे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हो चाहे वो इक्वेशन के लिए हो। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट दिस। अगर मैंने किसी पॉइंट x1 y1 से किसी पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करी हैं दो, p सपोज इसको a बोलते हैं इसको b बोलते हैं, तो p और p भी दो टेंजेंट्स है, तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन हम s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सर्कल में भी कवर हुआ है। अगर हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए किसी पॉइंट x1 y1 से, तो हमें किसी भी कर्व पे, सिर्फ सर्कल और पैराबोला की बात नहीं है, किसी भी कर्व पे हमें s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर से हमको पेयर ऑफ टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी। जहाँ पे हमको पता है कि s क्या होता है, s वही इक्वेशन है, s1 क्या है, हमने उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट कर दिया, इस x1 y1 को उस इक्वेशन में पुट कर दिया है, एंड t इज व्हाट, ये सारी रिप्लेसमेंट होती हैं जब t निकालना होता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर से क्या मिलता है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। ऐसा यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है कि ये सपोज करते हैं कि ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो हमें s कैसे मिलेगा, वो तो वही इक्वेशन है ना, हमने लेफ्ट साइड लिया है 4x को, और उस इक्वेशन में x1 y1 पुट कर दिया तो ये आ गया s1, और t कैसे आएगा, वाई स्क्वायर को y1 से, और 2x को x प्लस x1 से रिप्लेस कर दिया और इसका स्क्वायर किया है, t स्क्वायर था ना इस वजह से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं। अगर हमें पता है कि किसी पॉइंट T1 और T2 पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई किसी पैराबोला पे, और किसी पॉइंट R पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2, ये कोऑर्डिनेट है ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट T1 एंड T2 ऑफ अ पैराबोला। ये T1 T2 जो पॉइंट्स थे वो पैराबोला पे प्रेजेंट थे, और उन पर हमने टेंजेंट्स खींची, वो जहाँ पे कट कर रही है दूसरे को वो पॉइंट आर है, उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकलते हैं ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। इसको डायरेक्ट याद करने का तरीका है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एंड क्यू, मीन्स जहाँ जहाँ पे मैंने टेंजेंट खींची थी उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं
उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, ए टी वन स्क्वायर ए टी टू स्क्वायर, इसका रूट ले लोगे तो हमें क्या मिलेगा, ए टी वन टी टू मिलेगा। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है वो इनके y कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन होता है, मीन्स सम करके बाई टू करोगे तो हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली याद हो, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन द टेंजेंट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। मीन्स क्या बोला कि अगर किसी भी टेंजेंट पर हमने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो उसका जो लोकस होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वो हमेशा क्या होगा, द टेंजेंट एट वर्टेक्स। मीन्स ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वो भी तो क्या है, इस पर टेंजेंट है, तो हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 डिग्री है। उसी तरह से किसी भी टेंजेंट पर अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पर ही लाई करेगा। दिस इज द लोकस, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट pt and the point where it meets the directrix subtend 90 degree at the focus। मीन्स अगर कोई टेंजेंट है जो किसी पॉइंट p पे खींची जा रही है पैराबोला के और वो डायरेक्ट्रिक्स को q पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये जो पार्ट है टेंजेंट का ये वाला वो फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, ऐसा ये प्रॉपर्टी है, याद होना चाहिए। Next, the tangent at extremities of a focal chord intersect perpendicularly at the directrix। अगर मैंने किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं ऐसे और ऐसे, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होंगी और हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट होंगी, ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है, अगर किसी टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ना एक 90 डिग्री जाता हुआ लाइन ड्रॉ करें तो नॉर्मल है पैराबोला पे। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये पॉइंट x1 y1 तो दिया हुआ है। अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप चाहिए, हमको ये पॉइंट तो पता ही है। स्लोप के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। यहाँ से मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a बाय वाई। अगर मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो इस डिफरेंशिएशन में हमको वो पॉइंट रखना पड़ेगा, मीन्स dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय 2a बाय y1। ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप, तो क्या करेंगे, नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल टू -1 बाय, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो ये क्या आएगा -y1 बाय 2a। ये हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल गया। ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है इसलिए याद होना चाहिए। उसके बाद हमको इक्वेशन चाहिए तो हमको पॉइंट स्लोप फॉर्म से मिल जाएगी, दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। एम तो हमारा -y1 अपॉन 2a है टाइम्स x माइनस x1, ये होगी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अगर हमने इसको पैरामीट्रिक पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा तो हमें x1 की जगह पे 80 स्क्वायर रखना पड़ेगा और y1 की जगह पे 280 रखना पड़ेगा, तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगी इस तरह की, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, इस तरह की हमें इक्वेशन मिलेगी अगर हमने x1 y1 की जगह पे ऐसा रख दिया तो। आगे बढ़ते हैं, द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर कोई पैराबोला है उस पर कोई पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280, या कोई सभी पैराबोला हो जिसपे उसके रेस्पेक्टिव पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं, अगर उस पॉइंट पर हमें नॉर्मल खींचना है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, यहाँ पे इक्वल होगा, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये पॉइंट है तो हमें इक्वेशन मिलेगी ये वाली अभी अभी डिस्कस करी। और अगर हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x हो गया उसका उल्टा वाला, तो पैरामीट्रिक पॉइंट ये मिलता है ऑलरेडी कवर्ड। और
ये जो x है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, जैसा हम टेंजेंट में करते थे। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर इज 4ay है, तो यहाँ पे हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया है, x प्लस टी वाई इज टू 280 प्लस एटी क्यूब। और अगर माइनस 4ay वाला पैराबोला है, तो हमको y के सामने क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है, सिमिलरली जैसे टेंजेंट में किया था। तो याद होना चाहिए ये भी नॉर्मल्स की इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच पैराबोला। अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमें स्टैंडर्ड पैराबोला की जगह पे नॉन स्टैंडर्ड मिलता है, तो हमको स्मॉल वाई की जगह पे कैपिटल वाई यूज़ करना है, और एज इट इज़ फॉर्मूले सारे यूज़ हो सकते हैं, याद होना चाहिए। उसके बाद स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर हमें इक्वेशंस को स्लोप फॉर्म में यूज़ करना है, मीन्स एम के फॉर्म में यूज़ करना है, तो क्या करना होता है, अभी बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ, तो ये स्लोप आ रहा है बाई जीरो से एम एक्स से कंपेयर करने पे माइनस टी, मीन्स एम की वैल्यू नॉर्मल के लिए माइनस टी होती है, मीन्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं वो लोग। तो अगर मैं इसको पॉइंट्स में अगर इंप्लीमेंट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए एम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू एम। और क्योंकि स्लोप तो एम ही था, और जहाँ जहाँ पे टी था वहाँ पे माइनस एम हमने रख दिया, तो ये नई इक्वेशन आ गई ऐसी। सिमिलरली हम बाकी सारे पैराबोला के साथ भी करेंगे, टी की वैल्यू माइनस एम पुट करेंगे हर जगह पे, तो हमें इक्वेशंस उसकी मिलती जाएंगी। तो एक इक्वेशन अगर याद है, तो बाकी सारी इक्वेशंस को याद रखने में तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c क्या क्या है हर पैराबोला के लिए, तो वो भी अलग अलग निकाल सकते हैं हम लोग, याद होने चाहिए बस, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पैराबोला पे एक्सिस के अलावा जितने भी नॉर्मल्स होते हैं, वो कभी भी फोकस से पास नहीं होते हैं, मीन्स अगर ये इसका फोकस है, तो कोई भी नॉर्मल होगा वो बिना फोकस से पास किए ही जाएगा, अगर वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला नहीं है तो। क्योंकि एक्सिस भी क्या है, एक्सिस भी इज वन ऑफ द नॉर्मल्स, बट वो फोकस से पास होती है, लेकिन कोई और सा भी नॉर्मल नहीं होगा जो फोकस से पास होगा, बाकी सारे के सारे फोकस को मिस करेंगे। उसके बाद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस एंड दिस, किसी भी दो पॉइंट्स के अगर पैरामेट्रिक पॉइंट्स हमें पता है T1 T2, तो उनके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, मीन्स अगर ऐसे नॉर्मल्स खींचे हुए हैं, एक ही नॉर्मल सपोज, एक ही नॉर्मल, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे वो हमें पता चलेगा टी के फॉर्म में। जैसे अगर P पॉइंट T1 है और Q पॉइंट T2 है, तो हमें उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिलेंगे, ये लिखा है फॉर्मूला, 2a प्लस ए टाइम्स T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस ए T1 T2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2, ये फॉर्मूला है, अगर याद रहेगा तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस मीट द कर्व एट द पॉइंट क्यू, मीन्स ये एक पैराबोला था, हमने एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट T1 था, ये T1 था और ये T2 है, तो इस T1 और T2 में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये रहा, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस टू बाई T1। ये हमें पता होना चाहिए, अगर हमें किसी भी नॉर्मल के एक एंड के पॉइंट्स पता है, पैरामेट्रिक पॉइंट्स, तो हम दूसरे एंड के भी निकाल सकते हैं with the help of this relation, T2 is equals to minus T1 माइनस टू बाई T1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर हमने किसी एक पॉइंट से नॉर्मल्स ड्रॉ किए और तीन नॉर्मल ड्रॉ हो गए किसी पैराबोला पे, तो क्योंकि देखो यहाँ पे एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल इधर, तो हमने किसी एक पॉइंट से तीन नॉर्मल्स पैराबोला पे ड्रॉ कर दिए, और वो नॉर्मल्स जहाँ जहाँ पे पैराबोला को कट करेंगे, वो पॉइंट्स ए बी सी, ये सब को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे थे। मीन्स अगर हम नॉर्मल्स तीनों ड्रॉ करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से, तो अगर वो कॉन्करेंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर वो कॉन्करेंट है तो इन तीनों पॉइंट्स को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। सॉल्व करने के लिए अभी हमने देखा कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब होता है। अगर मान लेते हैं कि ये जो p है वो h कॉमा k है, तो हमने h कॉमा k से इसको पास करा दिया, तो k इज इक्वल टू एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। हमको दिख रहा है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है m में, इसका मतलब यहाँ पे तीन पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं m की, m1 m2 m3, और यहाँ पे m स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, m स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इज जीरो। तो इसकी हेल्प से हम एक रिलेशन बना सकते हैं। पहले तो तीन स्लोप्स पॉसिबल है, मतलब तीन लाइंस पॉसिबल है उस पॉइंट से जाने वाली जो कि नॉर्मल होंगी।
दूसरी बात, एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो सम ऑफ रूट्स होगा, अगर इसको अच्छे से लिखें तो ये आएगा ए एम क्यूब माइनस की जगह पे प्लस 2am, और एक और m का टर्म है माइनस एम एच प्लस के इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूँ तो m1 प्लस m2 प्लस m3, ये क्या आएगा, ये 0 आएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर 0 है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कोनॉर्मल पॉइंट्स का। कोनॉर्मल पॉइंट्स के जो स्लोप्स का सम होता है वो 0 होता है, ये याद रखने वाली बात। नेक्स्ट हम क्या याद रखेंगे कि द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द कोनॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। मीन्स अगर मैं कोनॉर्मल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दूँ, ये है सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, सी वाला जो है x3 y3 है। इन तीनों के जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे, y कोऑर्डिनेट्स उनको अगर सम करेंगे तो आंसर आएगा 0। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि अगर इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल जा रहा हो, इन तीनों ए बी सी से एक ट्रायंगल जा रहा हो, तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो उस पैराबोला के एक्सिस पर ही लाई करेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, वो क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये होता है। और अगर ये 0 है ऊपर वाला तो 0/3 तो क्या होगा, 0 ही होगा। और 0 कहाँ पे लाई करेगा, मीन समथिंग कॉमा 0 तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा। इसका मतलब द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC lies on the axis of the parabola, ये एक important aspect है। Next, if three normals are drawn to the parabola y square is equal to 4ax, then h is greater than 2a। h क्या है, वो एब्सिसा है उस पॉइंट का जहां से नॉर्मल्स को ड्रॉ किया गया था, और 2a क्या है, सेमी लैटिस रेक्टम की लेंथ है उस पैराबोला के लिए। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल में भी कवर किया गया है, सर्कल में भी सेम तरह से इक्वेशन बनती है जैसे यहाँ पे बनेगी। क्या होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, हमें इक्वेशन कैसे लिखनी है, t इज इक्वल टू 0। अगर पॉइंट h के या फिर x1 y1 जो भी पैराबोला के बाहर है, तो हमको t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन नहीं मिलेगी, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और हमें h के पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हैं और उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करके एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालनी है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, t इज इक्वल टू 0। वो पॉइंट रखेंगे y1 दैट इज yk इज इक्वल टू 2a x प्लस x1 दैट इज x प्लस h। ये जो इक्वेशन आएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट h के। ये इक्वेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ये भी सेम टॉपिक है जो कि सर्कल में कवर हुआ है, कि ऐसा कॉर्ड जिसके मिड पॉइंट गिवन है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी। वो इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू s1। t भी बता रखा है कैसे निकलेगा। अगर फॉर एग्जांपल पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और वो पॉइंट है p, जो मिड पॉइंट है जो, वो x1 y1 है, तो हमें कॉर्ड की इक्वेशन क्या मिलेगी, t इज इक्वल टू s1 दैट इज y1 माइनस 2a x प्लस x1। ये हो गया t इज इक्वल टू s1। s1 कैसे निकालता है, ये पॉइंट उस पैराबोला में पुट कर देना होता है, दैट इज y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। ये है इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड whose मिड पॉइंट इज x1 y1। दिस इज इट। ये ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पैराबोला के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिप्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।